रोहन सबके साथ संध्या के घर के लिए निकल जाता है। कार में वैभव का ध्यान बार बार रोहन के ऊपर जा रहा होता है। रोहन के इस तरह चिल रहने और मुस्कुराने से वैभव थोड़ा परेशान सा खुद से बड़बड़ाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़का कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, वरना डैड पता नहीं रोहन को क्या करेंगे, क्योंकि केवल मैं ही जानता हूँ कि डैड इस रिश्ते के लिए इतने जल्दी में क्यों है। कुछ देर में सारे कार एक बड़े से विला के बाहर रुकती है। सभी बाहर निकलते हुए एक बड़े से हाल में दाखिल होते हैं। आकाश जी और शत्रुपा जी सभी का स्वागत करते हुए उन्हें बैठाते हैं। आकाश समर्थ से, बेटा देखिए संध्या कहाँ है, उन्हें कहिए उनके ससुराल से लोग आ गए। समर्थ अपना सर सम्मति में हिलाता है और सीढ़ियों से ऊपर संध्या के रूम में पहुंचता है। वहीं समर्थ के जाने के बाद सार्थक कुछ स्नैक्स लेकर आता है। सब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। आकाश जी मुस्कुराते हुए, यह सार्थक है, समर्थ से बस 5 मिनट छोटा, दोनों ट्विंस है, इसलिए दोनों की शक्ल काफी मिलती है। काफी नहीं अंकल, पूरी फोटो स्टेट है दोनों। वैसे एग्जाम में तो तुम दोनों को मजा आ जाता होगा, एक दूसरे की कॉपी भी एक्सचेंज कर लेते होगे और टीचर को पता भी नहीं चलता होगा। रोहन जो बस बेपरवाही से बोले जा रहा था, भूपेश जी उसके ऐसा करने से उसे घूर रहे थे, जबकि इधर रोहन इन सब की बिना परवाह किए जब से सोफे पर बैठा था, वो तब से टेबल से कुछ न कुछ उठाए खाए जा रहा था। वो देखता है संध्या तैयार होकर नीचे ही उतर रही होती है। संध्या सीढ़ियों से होती हुई सभी के पास आती है, सबके पाँव छूकर रोहन के पास बैठ जाती है। सुबलक्ष्मी जी बीच में ही, जेठ बेटा वहाँ रोहन के साथ तो लड़की बैठेगी, आप हमारे पास आ जाओ। आकाश जी एक फिक्की मुस्कान के साथ, यह क्या कर रही है बहन जी, यही तो है संध्या हमारी बेटी जिसे आप लोग मिलने आई है। अंकल वो हरी वाली मिठाई पास करना ना जरा। रोहन एक मिठाई को मुंह में डालते हुए आकाश जी को बीच में टोकते हुए बोला। शत्रुपा जी हंसते हुए, वो हाँ क्यों नहीं बेटा जी लीजिए ना, वो प्लेट आगे बढ़ाते हुए। भूपेश जी रोहन को गुस्से से देखते हुए, यह लड़का कुछ देर शांत नहीं बैठ सकता। शुभलक्ष्मी जी सबको बीच में काटते हुए, ओ माफ कीजिएगा भाई साहब, पर संध्या बिटिया की उम्र कितनी है। आकाश जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही संध्या ने कहा, बुजी आंटी जी 25 वर्ष, वो हम 25 साल के हैं। क्या? रोहन जो इस वक्त बोतल से पानी पी रहा था, उसने अपनी मुंह का सारा पानी वापस बोतल में उगलते हुए कहा, जिसके कारण उसे खांसी होने लगी। भूपेश जी गुस्से में, यह क्या बेहूदगी है रोहन। आकाश जी उन्हें बीच में रोकते हुए, ओ अरे कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा है अभी। रोहन फिर बीच में, यही तो अंकल यह समझते ही नहीं, अभी तो बच्चा हूँ, अभी तो मेरी फ्लर्टिंग और कैजुअल डेटिंग का समय है। बताओ यह शादी करा रहे हैं अभी मेरी। शायद आपको नहीं पता मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, यानी मैम से छोटा। वो संध्या की तरफ देखते हुए, शायद डैड बताना भूल गए होगे, पर कोई नहीं अब क्लियर है तो शादी कैंसल। चलिए डैड घर चलते हैं। वो सोफे से खड़े होते हुए, वैसे अंकल यह काजू वाली मिठाई अच्छी है, इसे एक लेकर जाता हूँ। वो उस मिठाई को उठाकर उठता हुआ, मुझे पता है रोहन बेटा कि तुम सिर्फ 21 के हो, और भूपेश जी को भी संध्या की उम्र पता है, और हम दोनों ने यह जानते हुए तुम दोनों की शादी फिक्स की है। आकाश जी ने टोकते हुए कहा। संध्या आकाश जी के इतना कहने पर उन्हें देखने लगती है, जबकि इस समय रोहन भी अपने पिता को ही देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पिता सब कुछ जानने के बाद भी यह शादी क्यों करवा रहे हैं। उस वक्त शत्रुपा जी और शुभलक्ष्मी जी भी अपने पतियों को देख रही होती है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह क्या हो रहा है। भूपेश जी खामोशी तोड़ते हुए कहते हैं, हमें लगता है कि हमें लड़के लड़की को आपस में बात करने देना चाहिए, शायद वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ पाए। भाट रोहन ने खुद से कहा, यह मेरे डैड का बॉडी स्वैप तो नहीं हुआ है ना, मुझे लगता है कि उनको किसी ने किडनैप कर उनका बॉडी स्वैप भेज दिया है। तभी आकाश जी उसके ध्यान तोड़ते हुए, वहाँ हाँ क्यों नहीं, संध्या बेटा रोहन को अपना रूम दिखाओ, जाओ। संध्या भी आकाश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर इस वक्त उसे ऐसा करना सही नहीं लगता, इसलिए वो उठकर रोहन से कहती है, ओ प्लीज इस तरफ। रोहन संध्या दोनों रूम में आते हैं। रोहन खुद में ही, मुझे तो लगा था मुझे यह शादी तुड़वाना पड़ेगा, पर अब कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने से 4 साल छोटे लड़के को हाँ करेगी ही नहीं। रोहन अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसने संध्या की आवाज सुनी, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पूछना। मतलब आप बिना कुछ पूछे ही शादी के लिए मना करने वाली है? रोहन ने एक्साइटेड होकर पूछा। क्या? पर मैं क्यों शादी के लिए मना करूंगी? भाट, तुम अपने से 4 साल छोटे लड़के से शादी करोगी? रोहन ने ऐसे कहा जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें एक बार में टूट गई हो। हाँ शायद। मैं अब अपने पेरेंट्स की किसी बात को अनसुना नहीं करना चाहती, इसलिए वो जो कहेंगे जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। ऐसा थोड़ी होता है, मैं तुमसे 4 साल छोटा हूँ,
अच्छा लगेगा कोई कहेगा तुमसे कि तुमने एक बच्चे से शादी की है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर आ रोहन ने बच्चों के जैसे कहा। संध्या ने रोहन को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं सच में शादी के लिए मना नहीं करूंगी। आप चाहे तो मना कर सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यह शादी केवल अपने पापा के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं मना नहीं करूंगी। आप चाहे तो मना कर सकते हैं। हाँ, जैसे वो हिटलर तो मेरी बात सुन लेगा, रोहन ने बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर संध्या ने धीरे से कहा, कौन हिटलर? अरे वही जो नीचे बैठे हैं, मेरे पूजनीय पिताजी। रोहन ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए ऊपर देखकर कहा, जहाँ उसे सीलिंग पर एक छिपकली दिखी। मम्मी, रोहन चिल्लाते हुए बेड पर चढ़ गया। उछू छू, रोहन ने उस छिपकली की ओर देखते हुए कहा। तो संध्या तेजी से हंसने लगी। इस वक्त रोहन एक 5 साल का बच्चा लग रहा था। रोहन उसको देखते हुए कुछ पल उसकी हंसी में खोसा गया, पर जल्द ही जब उसने संध्या को एक झाड़ू की मदद से उस छिपकली को भागते हुए देखा तो हैरान हो गया। क्या इससे इनसे डर नहीं लगता? छी रोहन, तूने अपना सारा इम्प्रेशन बिगाड़ दिया। पर मैं क्या करता, वो इतनी बड़ी थी, रोहन ने मन में सोचा। अभी रोहन अपनी इस बेतुकी सोच में डूबा था, तभी उसे संध्या की आवाज सुनाई दी। वो देखिए रोहन जी, मैं अपने पापा की कोई बात नहीं टालती और नहीं यह टाल सकती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ही यह शादी करने से मना करना होगा। रोहन उसकी बात सुनते हुए अपने मन में, यह तो पूरी पागल है रोहन, माँ बाप की इतनी बातें कौन मानता है? कुछ सोच वरना तुझे इससे और नीचे तेरे बाप से कोई नहीं बचा सकता है। यह शादी करके रहेगी और तेरा बाप शादी करा के। वो कुछ सोचते हुए, देखिए ओ, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, पर मुझमें बस एक गंदी आदत है, मैं प्याज खाता हूँ। क्या? संध्या ने चौंकते हुए कहा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं प्याज खाता हूँ, पर केवल मुर्गे के साथ खाता हूँ। और मुर्गा तब खाता हूँ जब मैं शराब पीता हूँ। मैं शराब तब पीता हूँ जब मैं डांस देखता हूँ, और मैं डांस केवल बियर बार में ही देखता हूँ। बाकी मैं बिल्कुल शरीफ लड़का हूँ। संध्या उसकी बात सुनकर खूब तेजी से हंसने लगती है। हंसते हंसते उसके आंखों के किनारे पानी की कुछ बूंदें आ जाती है। रोहन कंफ्यूज होकर, वो कहीं मैंने कुछ ज्यादा बड़ा झटका तो नहीं दे दिया उसे, कहीं यह पागल वागल तो नहीं हो गई? रोहन उसके थोड़े करीब जाते हुए, ओ तुम नॉर्मल हो ना? आई मीन तुम्हें मेरी बात का झटका तो नहीं लगा ना? संध्या हंसते हुए, बितनी बेवकूफी भरा झूठ कौन बोलता है? रोहन आश्चर्य से अपने मन में, क्या इसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था? वो उसकी ओर देखते हुए, ओ तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई बेवकूफों की तरह इन सब बातों को थोड़े ही कहता है? संध्या ने हंसते हुए कहा, तुम जब यह बोल रहे थे तो तभी मुझे लग गया था कि तुम कहीं से लिख कर लाए हो। तुमने शब्द तो रट लिए, पर तुम्हें यह किस इमोशन से बोलने हैं वो पता ही नहीं था, इसलिए। वो संध्या बोलते हुए अब भी हल्का हल्का हंस रही थी। रोहन झलाते हुए, वहाँ तो ठीक है ना, अब गूगल पर टेक्निक्स लिखी थी, इमोशंस थोड़े ही लिखा था, तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या रोहन तुड़वा पाएगा अपनी यह शादी या इतिहास लिखेगा फिर से एक नई प्रेम कहानी?